नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों? आई होप दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारे मुद्दे को लेकर जो कि कल हुआ था उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद है और बहुत आगे भी आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कल कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एलडीसी का पेपर हुआ था और उस एलडीसी के पेपर को लेकर बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिए गए। इन्हीं पॉइंट्स पर मैं चर्चा करने जाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब जो आपके आलोक राज जी थे उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा। वो ये कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यानी प्रेस को, ये बोल रहे थे कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ये बात वो बोल रहे थे दोस्तों। उनकी बात में मैं रखूंगा और अपनी बात भी रखूंगा, बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करूंगा और कैसे बात करूंगा सारी बातें। वीडियो को ढंग से सुनना दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों तक शेयर करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी अधिकारी लोग इस वीडियो को जरूर देखें, चाहे वो अध्यक्ष साहब हो, चाहे सचिव साहब हो, चाहे कोई भी हो। उनको ये समझाना जरूरी होता है कि सिलेबस क्या होता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर कैसे पूछा जाता है, ये उनको पढ़ाना जरूरी है। आज तक दोस्तों मैं विद्यार्थियों को पढ़ाते आया हूं, विद्यार्थियों को समझाते आया हूं। आज मैं दोस्तों कई अधिकारियों को भी मेरे को समझाना पड़ेगा कि सिलेबस किसे कहते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर कैसे बनाया जाता है। उस पेपर के बारे में चर्चा हम करने वाले। तो आज का मुद्दा है, उस पर शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इन सभी पॉइंट्स पर बात करूंगा जो बाद में बात करूंगा और फिर आपके सामने बात करेंगे ये दोस्तों। अच्छा दोस्तों, सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो यह था कि पेपर बनाने वाला जो व्यक्ति होता है क्या उसे सिलेबस पता होता है या नहीं पता। दोस्तों ये नहीं समझ आ रहा दोस्तों कि वो क्या किस एंगल से पेपर बना रहा है। पेपर बनाने वाले को पेपर सिलेबस का पता है या नहीं पता। ये कल के पेपर को देख के तो लगता है कि उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि पेपर क्या है और सिलेबस क्या है। जब पेपर पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर नहीं बनाया जाता तो पाठ्यक्रम देने का कारण क्या होता है, बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है, बोर्ड इसमें क्या करेगा। ऐसे कई सुझाव, ऐसे कई बातें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहली बात तो मैं अब बात करता हूं एक एक पॉइंट को लेकर। पहले मैं आपको एलडीसी का सिलेबस दिखाता हूं दोस्तों कि उन्होंने सिलेबस में क्या दिया है। और कई बच्चे कह रहे हैं कि 20 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। दोस्तों 20 नहीं है, कम से कम नहीं है, 20 नहीं है दोस्तों, 41 प्रश्न है जो आउट ऑफ सिलेबस है। और मैं चैलेंज करता हूं कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी अधिकारियों को, ये 41 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है जिनका सिलेबस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई नाता नहीं है दोस्तों। मैं अभी कर्मचारी चयन बोर्ड के सभी अधिकारियों को यह कहूंगा कि अभी मैं केवल यूट्यूब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं। कल मैं उन्हीं के ऑफिस जाकर बात करूंगा, सिलेबस को रखूंगा और वो मेरे को समझा देंगे कि नहीं मुकेश जी ये पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो मैं वापस आके माफी मांग लूंगा। अगर वो नहीं समझा पाते तो उनको विद्यार्थियों के बीच में पे माफी मांगनी पड़ेगी और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते वो लोग वो बताना पड़ेगा कि जिन्होंने पेपर बनाया तो पेपर किस रूप में बनाया, उस पेपर के पीछे क्या कारण था। अब दोस्तों आप काउंट करते जाना 41 क्वेश्चन कौन कौन से। सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करते हैं मेरे प्यारे। ये आपका सिलेबस है। मैं सिलेबस को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं दोस्तों, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सिलेबस होता है और कैसे उसको पढ़ा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने लिख रखा है समसामयिक मुद्दे, जिसमें आपका राष्ट्रीय और प्रादेशिक यानी कि नेशनल और आपका स्टेट के जो घटनाएं हैं उनके बारे में पूछेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो इन्होंने यही गलती कर दी, इन्होंने कहा कि हम आपको राष्ट्रीय और आपको प्रादेशिक घटनाओं के बारे में पूछेंगे। इसका मतलब हम आपसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में नहीं पूछेंगे। पहली गलती तो यही हो गई, मतलब हम इंटरनेशनल लेवल की कोई भी घटना आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद ने लिखा है बात, मैंने नहीं लिखा दोस्तों, ये आलोक राज जी का ही सिलेबस जारी किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि हम आपसे राष्ट्रीय और आपके प्रादेशिक स्तर की घटनाओं के बारे में पूछेंगे और आपसे उनसे संबंधित संगठनों की बात करेंगे। इसका तात्पर्य है कि ये जो है वो नेशनल और स्टेट लेवल की दोस्तों जो मूवमेंट्स होते हैं उनके बारे में। करंट अफेयर्स को पढ़ाने वाले सारे लोग भी सुन लेना कि जब इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की घटनाओं की बात आ रही है, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर की कोई भी घटना पूछने का इनको कोई राइट्स नहीं है। इसका मतलब क्योंकि सिलेबस में कहीं पर भी इंटरनेशनल मुद्दों की बात नहीं है दोस्तों। अब आ जाओ दोस्तों, इसका मतलब राष्ट्रीय। अब आपको बताऊंगा दूसरा, इन्होंने लिख रखा है भूगोल। भूगोल में भारत की भूगोल की बात करें, भारत के भूगोल के दो ही टॉपिक है, एक है पारिस्थितिकी और एक है वन्य प्राणी। इसका मतलब भारत की वन्य जीवों को लेकर, जैव विविधता को लेकर, राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर इसके बारे में है। इसके अलावा भारत का कोई भी भूगोल का कोई टॉपिक नहीं है। इसका मतलब भारत के भूगोल का परिचय भी नहीं पढ़ाना,
इसका अलावा भौतिक विभाजन भी नहीं पढ़ाना, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिख रखा है भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी, मतलब यहीं से पूछा जाएगा, इसके इर्द गिर्द पूछ सकते हैं, बाकी आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछ सकते। अब बात आती है दोस्तों, फिर आता है राजस्थान की भूगोल है। राजस्थान की भूगोल पूरी है दोस्तों, इसमें कोई दो राय, राजस्थान की भूगोल पूरी है, चलो यहां तक रहेगा। अच्छा अब सुनो, राजस्थान का इतिहास में देखो दोस्तों, इतिहास में मध्यकालीन इतिहास है, यह है, इसमें कहीं पर भी स्थापत्य कला का कोई भी सिलेबस में नहीं है। मतलब राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में स्थापत्य कला, मंदिर, मस्जिद, बावड़ी, दुर्ग, ऐसा कोई भी पॉइंट कहीं पर भी नहीं लिखा। तो फिर इन्होंने दुर्ग का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? अगर पूछना था तो सिलेबस में कहीं तो डालते। आउट ऑफ सिलेबस किसे कहते हैं वो मैं समझाऊंगा, और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब को और अध्यक्ष साहब को मेरे को समझाना पड़ेगा कि सिलेबस किसे कहते हैं और आउट ऑफ सिलेबस किसे कहते हैं। ये दोनों चीजें समझाना तो जरूरी है दोस्तों। इसका मतलब स्थापत्य कला का कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं है। जब स्थापत्य कला का कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं है तो इन्होंने दुर्ग से संबंधित प्रश्न कैसे पूछ लिए? फिर आता है आपका राजस्थान का औद्योगिक विकास, ठीक है, ये समझ में आ जाता है। चलिए अगला सिलेबस देखते हैं। इस सिलेबस में दोस्तों ये उद्योग साइंस आ जाती है, मैथ्स आ जाती है, मतलब इंडिया हिस्ट्री नहीं है, इंडिया की पॉलिटी नहीं है, यानी भारत का इतिहास और भारत के संविधान से संबंधित कोई बात इस सिलेबस में नहीं लिखी गई, केवल राजस्थान के बारे में और भारत की भूगोल से संबंधित बातें। ये तो था दोस्तों सिलेबस। अगर आप सभी लोगों को मेरा सिलेबस का जानकारी समझ में आ गई तो अब मैं पेपर की ओर चलता हूं दोस्तों, और आप काउंट करना 41 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, जिनका सिलेबस से कहीं पर भी कोई नाता नहीं है। और मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि कोई मेरे बात को गलत को साबित करके दिखा दे कि मुकेश जी आपने गलत बोला। अभी सिलेबस में आपने भारत का इतिहास नहीं देखा, भारत का संविधान नहीं देखा, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की बात आपने नहीं देखी, और भारत के भूगोल से संबंधित आपने बेसिक पॉइंट की बात करें। अब चलते प्रश्नों की ओर दोस्तों। चलो दोस्तों, अच्छा मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि अब कर्मचारी चयन बोर्ड को अपनी उसकी औकात दिखानी है, बताना है कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलना क्यों है। और ये वीडियो आज मेरा बनाने के पीछे एक मकसद और था, क्योंकि आने वाले समय में पशु परिचर की वैकेंसी आने वाली है, और पशु परिचर का भी इन्होंने अभी तक सिलेबस भी नहीं डाला। इनका सिलेबस तो था भैया, इनका सिलेबस तो था, पशु परिचर का तो कोई सिलेबस ही नहीं है। फिर भी दुर्भाग्य है कि दोस्तों हमें पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूर है दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करे जाओ, कर्म करे जाओ। लेकिन कितने कर्म करे जब इस तरह के दुष्कर्म करने के लिए लोग बैठे हुए, तो कितने कर्म करे दोस्तों? तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं, अब चीजों को समझाते हैं दोस्तों। अब देखो, तुम टेंशन ना लो दोस्तों, अभी मैं ऑनलाइन हूं और कल कर्मचारी चयन बोर्ड पर अकेला जाऊंगा, मेरे को किसी के भी साथ की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद जाऊंगा, सिलेबस लूंगा और सचिव साहब से और अध्यक्ष साहब से मिलूंगा और बाकायदा पूछूंगा कि आप लोग कह रहे हो कि सिलेबस से बाहर नहीं है, सारा क्वेश्चन तो सिलेबस से बाहर है, कहां से आ गए दोस्तों? अब देखो यहां पर बात आ जाती है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखो सबसे पहला प्रश्न ही गलत है दोस्तों। पहला प्रश्न मौर्यकालीन प्रणाली को लेकर, जो कि भारत के इतिहास का प्रश्न का क्वेश्चन है, भारत के इतिहास का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब दोस्तों ये तो वैसे ही गलत हो गया, भारत का इतिहास सिलेबस में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों भारत के इतिहास का है, तीसरा क्वेश्चन भी भारत के इतिहास का है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन भारत के इतिहास के दोस्तों, और भारत के इतिहास का सिलेबस में कहीं पर भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, क्योंकि भारत के इतिहास के सिलेबस में कहीं पर भी कोई उल्लेख किया ही नहीं गया दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव और अध्यक्ष साहब ये कह रहे कि नहीं बच्चे गलत बोल रहे हैं, और बच्चे सबूत दे। क्या सबूत दे? पहले 3 क्वेश्चन ही देख लीजिए, भारत के इतिहास के क्वेश्चन है, और भारत के इतिहास के क्वेश्चन है तो भारत के इतिहास के सिलेबस में कहां है बता रहा? भारत का इतिहास सिलेबस में है कहां पर, यह बता दो हमें। और नहीं है तो फिर प्रश्न कैसे पूछ लिया आप लोगों ने? अब आप कहते हो अच्छा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, आसपास से कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई अपनी मनमर्जी करा लो, जब तक सहन करते जब तक होता, ठीक है। आज तो आपने हद ही कर दी एलडीसी में, तो मतलब 150 में से 41 प्लस क्वेश्चन ऐसे जो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस कुछ और है, गीत कुछ है, चल रही है राखी, गीत गा रहे होली दिवाली के, गजब इंसान आप लोग। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका 8वें 6ठे नंबर का और 7वें नंबर का, छठा और 7वां नंबर का। छठा क्वेश्चन है दोस्तों आपके बंदरगाहों को लेकर। अब बताओ भारत के बंदरगाह कहां से आ गए आपके सिलेबस में? भारत के बंदरगाह कहां आगे सिलेबस में? बताना, को बताना कहां है, बताना एक बार बात को। उसके बाद 7वें नंबर का क्वेश्चन है भारत का बंदरगाह बांग्लादेश के साथ सीमाओं की बात करते हैं। जब आपका भारत का भौतिक प्रदेश है ही नहीं, भारत के भौतिक प्रदेश का सिलेबस में कहीं जिक्र नहीं है, भारत के प्रदेश को लेकर कोई बात नहीं है, तो कैसे प्रश्न पूछ रहे हो आप लोग? कितने हो गए? 5। चलिए अगला आ जाइए। उसके बाद आपको बता दो अगले क्वेश्चन की बात करता हूं।
फिर आता है आपका 27 नंबर का प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है संविधान को लेकर। अब बताइए, मौलिक अधिकार, जब संविधान है ही नहीं सिलेबस में तो संविधान के प्रश्न पूछ रहे हो? संविधान कहीं पर सिलेबस में है नहीं है तो संविधान के प्रश्न कैसे पूछ रहे हो? उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था का। भारतीय अर्थव्यवस्था सिलेबस में कहा है? 30 नंबर, 29, 28 नंबर का, 29 नंबर का प्रश्न संविधान का। तो 27 नंबर हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया। ये तीन प्रश्न जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं है, संविधान कहीं पर नहीं है, ना तो भारत का इतिहास सिलेबस में है, ना विश्व का भूगोल सिलेबस में है, ना तो भारत का इतिहास सिलेबस में, ना विश्व का भूगोल सिलेबस में, ना भारत का संविधान सिलेबस में। सारे क्वेश्चन वहीं से पूछ पूछ के बच्चों का दिमाग खराब कर दिया आप लोगों ने। पेपर का लेवल कहीं अता पता ही नहीं, कहीं मतलब यानी कि सिलेबस में आपका ना तो भारत का इतिहास है, कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं भारत के इतिहास का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। साथ ही साथ ना भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल का केवल छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा। उसके साथ साथ ना आपका संविधान है, ना आपका संविधान है, और ना आपका अगर बात है विश्व का भूगोल है, और ना अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की बात है। तो इतनी सारी बातें सिलेबस देखो सही। 20 प्रश्न, कोई बच्चा कह रहा है कि आलोक राज जी को कि 20 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। अरे भाई 20 नहीं है, लगभग 45 प्रश्न है। अभी देख काउंट करते जाओ तुम लोग, 45 प्रश्न है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 150 से 45 प्रश्न, इतना क्या है नशे में? ऐसा कौन सा नशा कर लिया भाई, और कौन से नशे की धुन में पेपर बनाया, मैं समझ लेना। और पेपर बनाने वाला एक्सपर्ट था कौन, पहले एक बार उससे तो मिला दे हमें, हम भी देखें कि वो बना कैसा रहा है। क्योंकि हम टीचर है, हमें भविष्य में बच्चों को पढ़ाना होता है, तो हमको भी पता पड़ जाए कि यार वाकई में सिलेबस ये होता है, पूछना कौन सा। पता लगे कि राम के घर पे खाना खाना था और मोहन के घर में झीमना हो रहा है, तो हमें भी पता लगे जब जब भी राम के घर में खाना खाने बुलाया जाएगा, मोहन के घर जाना है, तो हम भी समझ जाएंगे कि जब भी तुमको भारत का भूगोल का सिलेबस होगा तो विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आता है 37 नंबर का प्रश्न। ये 37 नंबर का प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। 39 नंबर का प्रश्न जो है वो भी विश्व भारत का आ जाता, मतलब कहां से आ जाता, भगवान वाली का। 44 नंबर का प्रश्न है एशियन के, अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन है 1983 का, करंट अफेयर 1983 की, जबकि 2024 चल रही है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? संविधान कहीं है ही नहीं। उसके बाद अगर बात करें, अगला प्रश्न आता है कि अगला तारागढ़ का दुर्ग हो गया, हवा महल हो गया। जब राजस्थान की स्थापत्य कला सिलेबस में नहीं है, राजस्थान की स्थापत्य कला सिलेबस में नहीं है, तो आप राजस्थान की स्थापत्य कला का क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो मेरे प्यारे साथियों? सिलेबस को देखकर ही तो टीचर पढ़ाता है दोस्तों, बिना सिलेबस के तो टीचर भी नहीं पढ़ाता ना। हाँ, अगर तुम ये लिख देते कि राजस्थान की स्थापत्य कला, तो हमें दुर्ग भी पढ़ाते, किले भी पढ़ाते, मंदिर भी पढ़ाते, मस्जिद, बावड़िया सब पढ़ाते। लेकिन तुम लिखते तो सही की स्थापत्य कला है। सिलेबस में राजस्थान की स्थापत्य कला को लेकर कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है मेरे पास, कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं यार। क्या मतलब क्या है भाई? फिर ब्रिटिश सरकार, कहां आ गई ब्रिटिश सरकार? अहमदाबाद, मुगल साम्राज्य, कहां आ गया मुगल साम्राज्य? आगे उसके बाद अपन कहते हैं नेशनल आयोग, सिंधु सभ्यता, सिंधु नगर की बात आ जाती है, मॉरिस देव, महासागरों की बात आ जाती है। उसके बाद आपके दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बात आ जाती है, इतिहास की बात आ जाती है। दोस्तों मैं आपको काउंट करके ना, अब देखो सुन लो, मैं सारी बात अब आगे, अब देखो मैं आपको एक बात बता दूं, इतनी सारी बातें बताने मतलब पेपर बताता हूं, सिलेबस से बाहर कौन कौन सा। आप काउंट कर लो दोस्तों, सारे क्वेश्चन काउंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये सिलेबस से बाहर है। क्वेश्चन नंबर आपका 6, ये सिलेबस 7 ये भी सिलेबस से बाहर है। उसके बाद अगर बात करूं दोस्तों, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 ये पॉलिटिक्स है, सिलेबस से बाहर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 39 ये सिलेबस से बाहर है। उसके बाद मैं कह दूं क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर आपका 45 ये सिलेबस से बाहर है। उसके बाद मैं कह दूं क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51, 52 ये सिलेबस के बाहर है। 53 जो है वो सिलेबस के बाहर है। 55 जो है वो सिलेबस के बाहर है। उसका 56 सिलेबस के बाहर है। 57 सिलेबस के बाहर है। 61 सिलेबस के बाहर है। 62 सिलेबस के बाहर है। उसके बाद 63 सिलेबस के बाहर है। 66 सिलेबस के बाहर है। उसके बाद 75 नंबर का क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है। उसके बाद 80 नंबर का क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है। उसके बाद 81 नंबर का सिलेबस से बाहर है। 85 सिलेबस से बाहर है। 86 सिलेबस से बाहर है। 87 सिलेबस से बाहर है। 88 सिलेबस से बाहर है। 89 सिलेबस से बाहर है। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, फिर आता है 102 सिलेबस से बाहर है। 104,
105, 106 ये सिलेबस से बाहर है। उसके बाद 108, 109 ये सिलेबस से बाहर है। इसके अलावा बताओ आपको फिर आ जाएगा आपका 114, 114 सिलेबस से बाहर है। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद आ जाएगा 136 सिलेबस के बाहर है, 138 सिलेबस के बाहर है। और इसके बाद ये आ जाएगा लगभग ये लो, ये टोटल मिला के 41 प्रश्न ऐसे जो सिलेबस से बाहर है में तो। और अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस के अंदर है तो कोई बता दे, साबित करके दिखा दे दोस्तों। कोई भी विद्यार्थी साबित करके दिखा दे ये सारे प्रश्न सिलेबस से बाहर है, इनका सिलेबस से दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं, दूर दूर तक दोस्तों कहीं पर भी। क्योंकि ये सारे प्रश्न या तो विश्व के भूगोल के हैं, या भारत के इतिहास के हैं, या भारत के संविधान के हैं, या राजस्थान की स्थापत्य कला के हैं दोस्तों, जो कि सिलेबस में दूर दूर तक कहीं नहीं है दोस्तों। अब बताइए आलोक राग जी क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, इसका कैसे जवाब दोगे, क्या आंसर की आंसर की गई तेल लेने दोस्तों, आंसर की गई भाड़ में। इंपॉर्टेंट बात है कि यह साबित करो कि सिलेबस में कहां है, इंपॉर्टेंट बात तो यह है। और आपका कोई भी एक्सपर्ट है तो आप मेरे को बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा, मेरे को समझा देना। अगर मेरे को समझा दिया तो मैं अपने बच्चों को समझा दूंगा। नहीं बच्चों सिलेबस में था, एक प्रश्न सिलेबस में नहीं तो ये सारे और 41 नहीं दोस्तों, अभी और है 2-4 को मैंने माफ कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा साइड में तो एडजस्ट कर लिया, उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया। ये तो वो है जो दूर दूर तक जिनका कोई लिंक नहीं है, दूर दूर तक कोई बड़ी बात है दोस्तों। अब बताइए क्या अच्छा दोस्तों, क्या ये आंदोलन करने का विषय है? क्या अपन आंदोलन करने के लिए बैठे? क्या यही काम बचा कि आंदोलन करते रहे, धरने देते रहे? क्यों भाई, क्यों धरने दे? दूसरों की गलती की सजा हम क्यों भुगते? दूसरों की गलती की सजा हम क्यों भुगते? कर्मचारी चयन बोर्ड इस बात का जवाब देगा कि पेपर बनाने की गलती की सजा जो है वो आप स्टूडेंट क्यों भुगतेंगे। जिस सीधी बात है, इस बात का जवाब चाहिए। हम कोई आंदोलन नहीं देंगे, मैं मीडिया में बात रखूंगा, मैं सारी बात सबूत के साथ रखूंगा, मैं आलोक राज जी के द्वारा जारी किए गए सिलेबस को लेकर जाऊंगा और सिलेबस के साथ साथ पेपर को बताऊंगा। और फिर मैं पूछूंगा कि बताइए कि कौन सा क्वेश्चन सिलेबस में है और कौन सा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। इस बात का तो जवाब देना पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात और सुनिए, पशु परिचर का एग्जाम है, पशु परिचर का सिलेबस बता दीजिए चुपचाप, निकल को फिर ये घटना घटित होगी। आपने पशु परिचर का सिलेबस नहीं डाला अभी तक, लिख दिया सामान्य गणित। अरे सामान्य गणित में 28 टॉपिक है, थोड़ा यार थोड़ा शर्म करो यार, मतलब बच्चों को हम पढ़ाए क्या? फिर भी हम एडजस्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ाते, कोशिश करते, कुछ तो कोशिश करते, कुछ तो कोशिश करते। एक तो सर वैकेंसी नहीं आती, आती है तो टाइम पे पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर आउट हो जाता है, आउट नहीं होता तो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, फिर क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। मतलब यही नाटक चल रहा है, यही नाटक चलता रहेगा, इसी प्रकार का नाटक चलता रहेगा क्या? तो प्लीज रिक्वेस्ट है, कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी अधिकारी लोग, जितने भी सदस्य लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस बात को आप गंभीरता के साथ ले। आप अपने सभी एक्सपर्ट पेपर बनाने वालों को लाए, नहीं तो दोस्तों मैं तो बात करूंगा और मेरे को किसी भी स्टूडेंट के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अकेला कर्मचारी चयन बोर्ड जाऊंगा और मैं बच्चों के हित में बात रखूंगा और पूछूंगा कि ये सारे क्वेश्चन सिलेबस के कौन से बिंदु में है, ये बता दीजिए हमें। मेरे को किसी भी बच्चे को दोस्तों जयपुर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूं दोस्तों इन लोगों से बात करने के लिए। इतना पावर, इतनी ताकत तो मैं रखता हूं कि अपनी बात को बोलने का अधिकार तो मुझे है, अपनी बात तो मैं रखूंगा ही रखूंगा दोस्तों। सर वो नहीं मानते क्या करोगे? बेटा सब मानेंगे, सब मानेंगे, 3 बार मानेंगे, 1 बार नहीं 3 बार मानेंगे। आज तक मनाने वाला ढंग से उनको कोई मिला नहीं है, आज तक उनको मनाने वाला ढंग से कोई मिला नहीं है। मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा, मैं केवल इतनी सी बात जानता हूं, सिलेबस सामने रखूंगा, पेपर सामने रखूंगा, पूछूंगा, एक्सपर्ट को बुला ली जाए और बता दे सिलेबस में कौन से बिंदु पर है, बस मैं बात मान लूंगा। मेरी बात अगर होगी तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि मेरे से गलती होगी, हो सकता है कि मैं समझ नहीं पाया। और अगर उनसे गलती हुई है तो उनको भी सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगनी पड़ेगी। और माफी नहीं, माफी से कोई मतलब नहीं। ये बताओ बच्चों के साथ तुम क्या करोगे? बताओ, अगर ये सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस साबित हो जाते तो क्या पेपर रद्द करोगे? पेपर रद्द करना तो समाधान नहीं है, पेपर रद्द करना तो कोई एंगल से समाधान नहीं है। क्या बच्चा दोबारा तैयारी करेगा? यही काम बचा बच्चे को, या वो जयपुर जैसे शहर में या कहीं पर भी रह के वापस तैयारी करेगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। क्यों होगा? हम किसी की गलती की सजा बच्चा क्यों भुगतेगा? सीधी बात है, किसी भी अधिकारी की गलती की सजा एक स्टूडेंट नहीं भुगतेगा। यह तो सरासर गलत है, सरासर गलत है। तो इसका समाधान क्या करें? तो समाधान में मैं यही कहूंगा कि अगर बोर्ड को लगता है कि 41 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है और वो इस बात को मान लेती है, पहले तो मानना ही पड़ेगा, मानना अलग बात है,
मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। बिना प्रूफ के मैं कभी कोई बात नहीं करता। मैं उन्हीं का सिलेबस रखूंगा और उन्हीं का पेपर रखूंगा, उनको ये बात माननी पड़ेगी। और ये भी करूंगा कि पशु परिचर का भी सिलेबस जारी करें, और कोई भी एग्जाम हो उसका एक विस्तृत सिलेबस उनको जारी करना पड़ेगा, और सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना पड़ेगा। तो बोर्ड को एक ही आदेश है, बोर्ड को यही कहा जाता है कि आप 150 में से 41 क्वेश्चनों को भूल जाओ, या तो 109 के हिसाब से आप आंसर की बनाओ। ये समझ लो कि ये 41 क्वेश्चन पेपर में थे ही नहीं। यही सबसे बेहतर समाधान है सभी के हित में दोस्तों, क्योंकि परीक्षा को रद्द करके दोबारा एग्जाम कराना राजस्थान सरकार के लिए भी घाटे का सौदा है और विद्यार्थी के लिए भी घाटे का सौदा है। पेपर रद्द करना समाधान नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। पेपर रद्द करने से समाधान नहीं होता। समाधान केवल इतना सा है दोस्तों, 41 प्रश्नों को हटाइए और 109 प्रश्नों के हिसाब से आंसर की जारी कीजिए, और तुरंत प्रभाव से आंसर की जारी करके बच्चों को ज्वाइनिंग देने का प्रयास कीजिए। यही सबसे बेहतर समाधान है। और आपकी नजर में कोई समाधान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। मैंने अपनी बात रखी थी। मैं कभी भी दोस्तों किसी भी संस्था के लिए कभी कुछ नहीं बोलता, खासकर बिना सबूत के। जब मेरे पास कोई प्रूफ होता है और बच्चों के हित में मेरे को लगता है कि ये गलत हुआ है, तो दोस्तों वहां मैं जरूर खड़ा रहता हूं। जूनियर अकाउंटेंट में खड़ा नहीं था, क्योंकि दोस्तों वहां पर कोई इतना कोई गलत नहीं था, क्योंकि जो सदा चला उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये तो 101% गलत है। 1% नहीं, 101% गलत है। आलोक राग जी या कोई भी अधिकारी लोग हैं, इन सभी प्रश्नों को नोट कर ले, और इन सभी प्रश्नों को नोट करके एक बार चेक करे कि ये सिलेबस से बाहर है या नहीं है। अगर है तो हमें साबित करे कि सिलेबस के कौन से बिंदु में है। हम राजस्थान क्या, मैं भारतवर्ष की सभी किताबों को लाकर रख दूंगा। अगर किसी भी किताब में सिलेबस के पॉइंट में क्वेश्चन मिल गया तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर उनको माफी मांगनी पड़ेगी। अगर किसी भी एक्सपर्ट की किताब लाके देखना, अगर सिलेबस में वो चीज लिखी हुई है तो मैं मान लूंगा, अन्यथा नहीं मानूंगा। तो सही ध्यान किसी भी एंगल से। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए वीडियो, और इस वीडियो को सभी लोगों ने साथ दिया। आप सभी लोग अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, मेरी बात लोगों तक पहुंचा देना। हालांकि इस वीडियो को सभी कोचिंग संस्थान के लोग भी देख रहे हैं। मैं अपने सभी कोचिंग भाइयों को जरूर कहूंगा कि आप लोग कमाने की हद को छोड़कर एक बार बच्चों के हित में इस बारे में जरूर संज्ञान ले, क्योंकि आने वाले समय में पशु परिचर की एग्जाम होगी, और पशु परिचर का अभी तक कोई सिलेबस भी जारी नहीं किया। ये दुर्भाग्य है हमारा और उन बच्चों का कि हमें पढ़ाना पड़ रहा है और वो पढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों करे क्या, मजबूर है, करे क्या, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, फल मिले ना मिले बात की बात है, कर्म तो करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये जरूरी था दोस्तों कि इस पशु परिचर का भी विस्तृत सिलेबस जारी होना चाहिए। ये बोर्ड को आदेश अपन करें, निवेदन करे या कुछ भी करे, और इन सभी प्रश्नों पर वो संज्ञान ले। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें कि ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है, तो पेपर बनाने वाले व्यक्ति ने किस प्रकार से ये पेपर बनाया ये हमें बता दीजिए। कहीं मेरे को लगता है वो सीईटी का पेपर तो नहीं बना दिया, या सीईटी का पेपर एलडीसी वालों को तो नहीं मिल गया। कहीं ये भी एक डाउट लग रहा है मेरे को कि पता लगा सीईटी का पेपर एलडीसी को चिपका दिया हो और एलडीसी का पेपर कहीं और चिपक गया हो, तो ये भी एक डाउट का विषय लग सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सर कोर्ट जाना चाहिए, नहीं कहीं नहीं जाना। क्यों जाना कोर्ट में, मैं बात करूंगा ना, आप टेंशन ले लो दोस्तों। अभी 2 दिन का टाइम मेरे को दीजिए। जयपुर में बारिश का माहौल है, हो सकता है अधिकारी मिले या ना मिले, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं पूछूंगा, मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं कोई बात बताऊंगा। कोई किसी को कहीं पर आने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। भीड़ इकट्ठी करने का काम नेताओं का होता है। आदमी अकेला ही काफी है दोस्तों, बिना भीड़ के भी काम कर सकता है, और मैं अकेला बिना भीड़ के काम कर सकता हूं। मेरे को किसी भीड़ की या किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर लूंगा, और बच्चों के हित में लगेगा तो मैं जरूर प्रश्न पूछूंगा बोर्ड से, मैं जरूर प्रश्न करूंगा बोर्ड से कि ये सिलेबस था और ये क्वेश्चन थे तो ये किस प्रकार से पूछे गए। तो दोस्तों आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अगर मेरी बात में कहीं पर भी आपको लगता है कि गलत पॉइंट है या मैंने कोई गलत बात बोली है तो मैं समय याचना करूंगा। पहली बात तो मैंने किसी भी प्रकार के गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया, अपने आप को ध्यान में रखा और केवल बोर्ड के सामने बात रखी है। सिलेबस क्या था और पेपर क्या था, दोनों में बहुत अंतर है। और 1-2 प्रश्नों का अंतर हो तो मान ले, 41 प्रश्नों का अंतर हो दोस्तों, ये कभी भी बर्दाश्त की सीमा से बाहर है दोस्तों। और आलोक राज जी ने अभी चैनल को कहा, एक चैनल को बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों का भ्रम है। दोस्तों कोई भ्रम नहीं है, बच्चों का भ्रम हो सकता है, मुकेश पंचोली का भ्रम नहीं हो सकता। ध्यान, मुकेश पंचोली 22 साल से पढ़ा रहे और लगभग 24 सब्जेक्ट अब तक पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान, मेरा कोई भ्रम नहीं होगा। बिना दोस्तों मैं सबूत के या बिना किसी कारण के रीजन के मैं कोई बात नहीं करता। मैंने अपनी बात बहुत ही शालीनता के साथ रखी है, मैंने कभी किसी के साथ बुराई के साथ नहीं किया। मैंने अपनी बात रखी है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा। चाहे ट्वीट करके दे, चाहे आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से दे, चाहे किसी भी प्रकार से आप जवाब दें, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थी आपसे पूछते हैं
कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाया तो पेपर बनाने वाला व्यक्ति कौन था और पेपर किस रूप में बनाया, उसके पास सिलेबस कौन सा था, पेपर उसने कौन सा बना के भेज दिया। इस बात का जवाब राजस्थान का प्रत्येक विद्यार्थी उन सभी लोगों से मांगता है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूं, आप सभी के लिए दोस्तों अच्छी दुआ कामना करता हूं। मस्त रहो, खुश रहो, बिंदास रहिए। वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना दोस्तों, ये बात सभी तक जानी चाहिए। और अपने सभी कोचिंग भाइयों को मैं कहूंगा कि आप भी विद्यार्थियों के हित में आकर इस बात पर विचार विमर्श करें। ये बहुत ही मतलब कहते हैं बहुत एक दो प्रश्न का मामला होता तो समझ जाते, बहुत ज्यादा प्रश्नों का मामला है, तो इस बात पर गंभीरता के साथ विचार किया जाए, जिससे भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस के अनुसार हो सके। इसी के साथ विदा लेता हूं दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।